तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में वन स्टेप टू सक्सेस फॉर एम्बिशन पर। तो आज हम लोग आरपीएफ जीके का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट में मैं 25 क्वेश्चन करा चुकी थी, आज आगे का देखेंगे 26 से। तो चलते हैं क्वेश्चन पर देर ना करते हुए। पच्चीस तक हमने क्वेश्चन देख लिया था, आज से 26 से स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए, दिया गया है 26वां क्वेश्चन। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? पहले गंगा नदी के बारे में समझ लिया जाए। यूके में 4 यूके में कितने? 4 हिमनद हैं। हिमनद का मतलब बर्फ का पहाड़। पहला हिमनद है यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद। दूसरा गंगोत्री और तीसरा चौराबाड़ी और चौथा है सतोपंथ। सतोपंथ। तो ये 4 हिमनद है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री से, गंगोत्री से कौन निकलती है? भागीरथी। यहाँ से कौन निकलती है? भागीरथी। गोमुख से निकलती है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? गोमुख से भागीरथी निकलती है। उसके बाद चौराबाड़ी से मंदाकिनी निकलती है और सतोपंथ से कौन निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी निकलती है। ये मंदाकिनी नदी यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। फिर ये आगे बढ़ती हैं, अलकनंदा नदी मुख्य धारा बनाती है और आगे बढ़ती है यहाँ से। और फिर ये मिलती है यहाँ पर आके, बीच में यहाँ पर कर्णप्रयाग पड़ता है। कर्णप्रयाग, यहाँ पे पिंडारी नदी मिलती है। यहाँ पर कर्णप्रयाग में पिंडारी नदी। यहाँ पर फिर कौन मिलती है? भागीरथी। और ये जो अलकनंदा मुख्य धारा बनाई थी ये यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आकर मिलती है तो इसे क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर मिलती है। और फिर ये यमुना नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, ये यहीं से इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। फिर यमुना नदी यहाँ पे मिलती है कहाँ? प्रयागराज में। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज में उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है धुलिया। बंगाल की खाड़ी धुलिया में इसका अंतिम छोर है। धुलिया में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए, गंगा का उद्गम स्थान क्या है? गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख से। और कहाँ जाके? धुलिया। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका अंत हो जाता है। और ये जमुना नदी के यहाँ से भी सहायक नदी निकलते हैं। कौन कौन? तो संबल, सिंधु, बेतवा और केन। सिंधु, बेतवा और केन।
और यहाँ पे टिहरी बांध है। यहाँ पे कौन सा बांध है? टिहरी बांध। भागीरथी और भिलंगना नदी बनाती है। टिहरी बांध को किस पे बनाया गया है? भागीरथी और भिलंगना नदी पर। टिहरी बांध किस पर बनाया गया है? भागीरथी और भिलंगना नदी। भागीरथी और भिलंगना नदी, ये भिलंगना नदी है। यहाँ पे टिहरी बांध है, भागीरथी और भिलंगना नदी संयुक्त रूप से दोनों पे ये बना हुआ है टिहरी बांध। तो ये गंगा नदी के बारे में समझ गए। सब समझाने का मतलब क्या था, इतना मैं अभी बताऊंगी। क्यों इतना समझाई? तो देखिए ये क्या पूछा है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जब बांग्लादेश में पहुंचते हैं तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ से कौन सी नदी आती है? गंगा नदी। तो गंगा नदी को पद्मा बोल दिया जाता है। बांग्लादेश में क्या बोल दिया जाता है? पद्मा। और इसको क्या बोला जाता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी ये है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोल दिया जाता है। यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है? जमुना। गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, मतलब बांग्लादेश में जब पहुंचते हैं। और दोनों के संयुक्त धारा को क्या कह दिया जाता है? मेघना। दोनों के संयुक्त धारा को, ब्रह्मपुत्र और पद्मा मतलब गंगा नदी के संयुक्त धारा को क्या बोल दिया जाता है? मेघना नदी बोल दिया जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। गंगा नदी का लंबाई कितना है? 2525 मीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 मीटर है। तो हमने क्या सीखा? यहाँ पर बोला था क्वेश्चन कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी। यहाँ पे मैं बताई, गंगा को बोला जाता है पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बोल दिया जाता है जमुना, और दोनों के संयुक्त धारा पूछा रहता तो क्या हो जाता? मेघना। तो सब हमने देख लिया नदियों के बारे में, इसे याद रखिएगा। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदी हैं। यमुना, संबल, सिंधु, बेतवा, केन, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना, जो यमुनोत्री से निकलती है, यहाँ से निकलती है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पद्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पद्मा नदी हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है लौह एवं इस्पात उद्योग भारत में इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। दिया गया है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार या बघेलखंड का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर के पठार में इस्पात और लौह उद्योग सर्वाधिक मौजूद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोहा और कोयला का भंडार है। लोहा और कोयला का भंडार मिलता है, इसलिए यहाँ पर आसानी से मिल जाता है लोहा। तो यहाँ पे इस्पात उद्योग सर्वाधिक है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से तृतीयक क्षेत्र। कितना देता है? तो 52%। प्राथमिक क्षेत्र कितना देता है? 28.2%। द्वितीयक क्षेत्र कितना देता है? 18 सॉरी ये 18.8% देता है और ये 28.2%।
ये देता है 28.2%। तृतीय क्षेत्र 52% देता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र 28.2% और प्राथमिक क्षेत्र 18.8% हमारे जीडीपी में योगदान देता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो कृषि आता है, विनिर्माण, कृषि विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये इसमें ही आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाता है, और तृतीय क्षेत्र में सूचना प्रसारण, शिक्षा इत्यादि आ जाते हैं, स्वास्थ्य, सब इसी में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा योगदान हमारे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का ही है। कितना है? तो सॉरी, यहाँ पे 52 नहीं है, 53%। कितना प्रतिशत? 53%। हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। कितना है? तो 53%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 8, 15, 14 या 10? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। दिया गया है 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या कितना है? ऑप्शन ए दिया गया है 943, ऑप्शन बी 1084, ऑप्शन सी 963, ऑप्शन डी 1058। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1084। भारत में सबसे कम लिंगानुपात केरल राज्य का ही है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। सबसे कम लिंगानुपात केरल का। लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 1084। 84 अधिक है, पुरुषों की तुलना में महिलाएं क्या है यहाँ पर? अधिक है। सबसे कम कहाँ है लिंगानुपात? हरियाणा में। कम लिंगानुपात भारत में सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। और दूसरे नंबर पर कम के मामले में कौन सा है? तो पुडुचेरी। दूसरे नंबर पे कम के मामले में पुडुचेरी दूसरे स्थान पे है। कितना है? 1037। कितना है? 1037। हरियाणा का 8000 के आसपास होगा, सबसे कम है यहीं पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया गया है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जो भी गंगा नदी के किनारे ग्राम है
वो विशेष स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। इसके उद्देश्य से इसको चलाया गया था गंगा ग्राम परियोजना। कब चलाया गया था ये गंगा ग्राम परियोजना? तो 23 दिसंबर 2017। कब चलाया गया था? 23 दिसंबर 2017। नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था 23 दिसंबर 2017 में। दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। किस नाम से स्टार्ट किया गया था? तो नमामि गंगे कार्यक्रम के नाम से चलाया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम के नाम से चलाया गया था। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। तो दिया गया है यहाँ पर भगवान पद्म संभोग के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव, सागा दावा महोत्सव, गंगौर महोत्सव, हेमिस महोत्सव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव भगवान पद्म संभव के सम्मान में मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? मुखौटा नृत्य। इस महोत्सव में मुखौटा नृत्य किया जाता है, जिसे छम नृत्य भी कह लेते हैं। छम नृत्य। इसके अतिरिक्त ये राजस्थान में मनाया जाता है गणगौर महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। सागा दाव ये बुद्ध पूर्णिमा है। सागा दाव क्या है? बुद्ध पूर्णिमा में है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इसे। और कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। और हार्नबिल ये नागालैंड का है। 10 दिन तक मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कब? 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। एक से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? साहित्य, संगीत, चित्रकारी या नृत्य? तो राजा रवि वर्मा इतिहास में महान चित्रकारों में एक थे। तो चित्रकारी से इनका संबंध था। ये ब्रिटिश वायसराय 1904 ईस्वी में इनको स्वर्ण पदक दिया था। ब्रिटिश वायसराय 1904 ईस्वी में केसरे हिंद की उपाधि दी। और स्वर्ण पदक प्रदान किया था। कौन? लॉर्ड कर्जन 1904 ईस्वी में किनको? राजा रवि वर्मा को प्रदान किया था स्वर्ण पदक। तो चित्रकारी से ये संबंधित थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में। इनका जन्म केरल में हुआ था। केरल में इनके नाम पर इनके स्मृति में कॉलेज बनाया गया है, फाइन आर्ट्स कॉलेज। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है होली दिन कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 29 दिसंबर, 3 दिसंबर या 31 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। ये पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए मनाया जाने वाला महोत्सव है।
पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर, दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या द हेग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग में स्थित है। इसकी स्थापना हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था? 1945। कब हुआ था? 1945। इसमें सदस्य देश है 193। कितने हैं? 193 हैं। और इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अमेरिका के नागरिक हैं, जोआन डोनाल्ड। उनका नाम क्या है? अमेरिकी हैं, जोआन डोनाल्ड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? रेड बर्ड्स, रेड लायंस, पादपों और जंतुओं की सूची, लुप्त पादप और जंतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुप्त पादप और जंतु। जो भी संकटग्रस्त जंतु होते हैं या पौधे होते हैं, इनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। जो समाप्ति के कगार पे होते हैं उनको रखा जाता है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है स्लिप पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग या हॉकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लिप पॉइंट और स्लिप और गली शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रिकेट में। जो ग्राउंड में रक्षक का पोजीशन होता है उसे ही स्लिप पॉइंट, स्लिप और गली कह लिया जाता है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है भाग्यश्री छिपसी का संबंध किस खेल से है? शतरंज, तैराकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतरंज। भाग्यश्री छिपसी का संबंध शतरंज से है। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है विमर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या शतरंज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। विमर शब्द का प्रयोग क्रिकेट के लिए किया जाता है। जब फुटबॉल सिर पे लग जाता है खिलाड़ी का, सिर पर या उसके शरीर पर कहीं भी लग जाता है तो उससे क्या कहते हैं? विमर। फुटबॉल लग जाएगा डायरेक्ट जाकर सिर पर या उनके शरीर पर, तो उस स्थिति को विमर कह लिया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। यूजी बांगडान, ल्यूसिया आबो, ल्यूसिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइसिया आबो। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में। कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। ये स्वीडिश द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश द्वारा दिया जाता है, स्वीडन द्वारा 1901 ईस्वी में स्वीडन द्वारा दिया जाता है। और स्वीडन के नागरिक थे, एक स्वीडन के नागरिक थे कौन? एक वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री, रसायन शास्त्री। उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के पुण्यतिथि पर दिया जाता है। ये कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर दिया जाता है स्वीडन
देश द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? भारतीय शास्त्रीय संगीत, साहित्य, विज्ञान और तकनीक या फिर जनजातीय कला शैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ये शांति स्वरूप भटनागर थे एक, उन्हीं के स्मृति में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर, उन्हीं के स्मृति में दिया जाता है। ये विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य जो किए रहते हैं उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1957। इसकी शुरुआत कब हुई थी? स्थापना कब हुआ था? 1957 में। स्थापना 1957 में हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, विज्ञान से रिलेटेड है। एक दो विज्ञान भी पूछ रहा है, बायो भी पूछ रहा है, फिजिक्स भी पूछ रहा है और बायो और साथ ही साथ केमिस्ट्री भी पूछ रहा है रेलवे में। तो दिया गया है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए दिया गया है 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर -6 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.6 इंटू 10 के पावर 6। माइनस वाला मत देखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज में लोग माइनस वाला मार देते हैं लेकिन प्लस वाला होता है, जिसमें प्लस का 6 पावर होगा वही होगा हमारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दिया गया है अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं, मतलब किसी वस्तु की स्थिति और विशेष के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी स्थिति क्या है? स्थिति क्या है उस हथौड़े की? कि हम उठाए हैं, किसी स्थिति पे उठाए हैं, तो इसमें क्या स्थितिज ऊर्जा होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी, अपरिवर्तित होगी, बढ़ेगी या घटेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? बिस्मथ, एंटीमनी, सेलेनियम या आयरन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीमनी उपधातु है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। और जब परमाणु की समान संख्या रहेगी, परमाणु की समान संख्या वाले परमाणु
अणु या आयन क्या कहलाएंगे? अणु या आयन वो समस्थानिक कहलाते हैं। ये सब समस्थानिक कहलाएंगे। जब प्रोटॉन, सॉरी यहाँ पे परमाणु लिख दी हूं, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की समान संख्या वाले परमाणु, अणु और आयन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जब प्रोटॉन की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन होते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है डिप्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन बी दिया गया है साइटोलिसिस, ऑप्शन सी दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी दिया गया है प्लाज्मोलिसिस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जानने से पहले हम लोग कुछ जान लिया जाए। जो पौधे में पानी का प्रसारण होता है उसके बारे में जान लिया जाए, कैसे होता है। पौधे में पानी का प्रसारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर होता है। प्रसारण एक विधि है जिसमें अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो पौधे में प्रसारण के माध्यम से पानी का क्या होता है? प्रसार होता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी जाता है किसके द्वारा? प्रसारण के द्वारा जाता है। प्रसारण के द्वारा जाता है। तो देखिए पौधे में प्रसारण 3 प्रकार से होते हैं। पौधे में प्रसारण 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है आइसोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसके बारे में जान लिया जाए हाइपोटोनिक क्या होता है। पहला ये जान लिया जाए हाइपोटोनिक क्या होता है। तो जब मान लीजिए ये बीकर है, इसमें एक घोल है, तो ये इसमें 2 चीज मिलाया गया होगा, विलायक और विलय, विलायक और विलय। तो जब विलय की सांद्रता ज्यादा होगा किससे? विलायक से। किससे? विलायक से। विलय की सांद्रता ज्यादा होगा किससे? विलायक से। तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह लेंगे। तो इस स्थिति में जब हाइपोटोनिक होगा तो क्या होगा? विलय की सांद्रता विलय की सांद्रता कम होगी। इसमें क्या होता है? विलय की सांद्रता कम होती है और विलायक की सांद्रता ज्यादा होती है। हाइपोटोनिक में विलायक की सांद्रता क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये सांद्रता ज्यादा होगा तो क्या होता है? प्रसारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो विलायक किसमें जाएगा? विलय में। विलय की सांद्रता कम है तो जो ये है, मान लीजिए ये चना है, तो पानी किसमें जाएगा? चना में। मान लीजिए ये पानी है जो है चना में जाएगा, तो ये क्या होगा? फूल जाएगा। तो प्रसारण इसी प्रकार होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवेश करता है।
तो चना, किशमिश, ये उदाहरण ले लें तो किसका होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का होगा। दूसरा समझ लेते हैं आइसोटोनिक क्या होता है। तो इसका जस्ट विपरीत होता है। एक ले लिए बीकर, इसमें ये भर लिए विलायक, और इसमें मान लीजिए कोई कठोर चीज भर लिए, इसकी सांद्रता, जो विलय की सांद्रता है वो ज्यादा है। इसमें विलय की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे, विलायक से। विलय की सांद्रता क्या होती है, विलायक से ज्यादा होती है। किसमें, हाइपरटोनिक में। किसमें, हाइपोटोनिक में विलय की सांद्रता विलायक से ज्यादा होती है। आइसोटोनिक में क्या होता है, दोनों की सांद्रता बराबर होती है। आइसोटोनिक में विलय और विलायक दोनों की सांद्रता बराबर होगी। किसमें, आइसोटोनिक में। विलय और विलायक दोनों की सांद्रता क्या होगी, बराबर होगी। इसमें कोई विलायक है, इसमें कुछ हम डाल दिए, दोनों की सांद्रता क्या होगी, बराबर होगी ना। इसमें पानी जाएगा ना इसमें से पानी बाहर आएगा, दोनों की सांद्रता क्या है, बराबर है। तो कोई भी एक दूसरे की तरफ गति नहीं करेगा। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो ये है, मान लीजिए एक पत्ती डाल देते हैं। जो भी कांटेदार वृक्ष होते हैं, मेन पॉइंट हमें आ रहा है, तीसरा समझना था, इसी पे प्रश्न है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो मान लीजिए कोई पत्ती डाल दे जिसमें बहुत मात्रा में पानी है। जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी होता है, फूले फूले होते हैं। इसमें पानी डाल दिया जाए, ये पत्ती की सांद्रता, विलय है ये पत्ती, इसकी सांद्रता ज्यादा होगी पानी से। तो जब ज्यादा होगी तो इसका पानी इसमें जाएगा, उच्च सांद्रता से कहा जाएगा, कम सांद्रता में। पानी का सांद्रता क्या है यहाँ पर, कम है। तो उच्च सांद्रता से कहा जाएगा, निम्न सांद्रता की ओर। इस पत्ती में से निकलकर कहा जाएगा, पानी में। तो पत्ती को निकालकर अगर देखेंगे हम, एक पत्ती है तो वो सिकुड़ जाएगा। जब कुछ दिन बाद उसे निकाल कर देखते हैं तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। किस स्थिति के कारण, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण। उसकी सांद्रता ज्यादा थी तो पानी में चला गया, उसका जितना भी पानी था उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चला गया, पानी में चला गया। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो पत्ती की जो सामग्री होती है ये दीवार से सिकुड़ जाती है। दीवार से क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ये हाइपोटोनिक में ही आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोसिस। इस क्रिया को ही पत्ती का सिकुड़ना, दीवार से उसकी सामग्री हट जाती है। ये कोशिका दीवार से इसकी सामग्री हट जाती है और सिकुड़ जाती है दूर जाके एकदम पत्ती, तो उसे ही प्लाज्मोसिस कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लाज्मोसिस। इतना समझाने का अर्थ यही था, प्लाज्मोसिस के बारे में समझाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। दिया गया है पेरेकाइमा, ऑप्शन बी दिया गया है कोलिन काइमा, ऑप्शन सी दिया गया स्कलरिन काइमा, ऑप्शन डी दिया गया एरेन काइमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कलरी काइमा में कोशिका क्या होते हैं, मृत होते हैं। ये कौन सा भाग होता है स्कलरी काइमा, तो पौधे का बाहरी भाग दिखे होंगे, कठोर होता है जो, वही है। या कोई फ्रूट है उसका कठोर जो ऊपर का भाग होता है वो उसमें होता है। जैसे नारियल ले लीजिए, उसका ऊपर का भाग स्केलेरे काइमा होता है, वो उसकी ऊतक क्या होते हैं, मृत होते हैं। इसी के कारण वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। वो सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। किससे,
सेलुलोज से बना होता है। पौधे का ये जो ऊपर का भाग देखते हैं वो सेलुलोज से बना होता है, इसलिए वो मृत के समान दिखाई देता है, एकदम कठोर होता है, उसमें मृत कोशिका होती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अंतिम क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, तो देख लिया जाए इसे भी। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नए, यहाँ पे नए है, नए प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजन पुनर्संयोजन और नॉन रैंडम मीटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तन का डायरेक्ट ये परिभाषा दे दिया है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है जो डीएनए में परिवर्तन होता है, डीएनए में अनुक्रम परिवर्तन क्या क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। डीएनए में अनुक्रम परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। तो वही दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नए प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण होता है। तो डीएनए में अनुक्रम परिवर्तन होता है तो नई प्रजाति का जन्म होता है। डायरेक्ट परिवर्तन का परिभाषा यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ तक ही मैं सेशन का अंत करती हूँ।